नेशनल इनकम को मेजर करने का तीसरा मेथड है हमारा इनकम मेथड। इनकम मेथड थर्ड मेथड है। दो मेथड आप कर चुके हो, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। मेथड में कैसे हम नेशनल इनकम मेजर करते हैं समझो। इससे पहले आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूं मैं। एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी क्या होता है? हमारी डोमेस्टिक इनकम। मैंने कहा था डोमेस्टिक इनकम को एनडीपीएफसी बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। इसका एक मैं फॉर्मेट बता रहा हूं आपको। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? चार टाइप की डोमेस्टिक इनकम होती है। डोमेस्टिक इनकम का मतलब जो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हुई है, तो वो इनकम कितने तरह से जनरेट होती है मैं बता चुका हूं। फैक्टर्स चार होते हैं, उन फैक्टर्स की जो इनकम होती है वही एनडीपीएफसी, वही हमारी डोमेस्टिक इनकम होती है। क्या क्या? रेंट, सीओई, सीओई मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, वेज एंड सैलरीज जिसे आप बोलते हो, और प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ये हम पढ़ चुके हैं। लैंड को रेंट मिलता है, सीओई मतलब वेज एंड सैलरीज लेबर को मिलती है, प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है, इंटरेस्ट कैपिटल को। अब ये जो प्रॉफिट है ये कितने तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कितने तरह की बिजनेसेस हैं जो ये प्रॉफिट अर्न करते हैं। ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए तीन टाइप के बिजनेस हैं। पहला बिजनेस का टाइप है सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। ये प्रॉफिट अर्न करते हैं ना। सोल प्रोप्राइटरशिप कौन होते हैं? आपने देखा होगा कोई दुकानदार है, अकेला है। सोल मतलब अकेला दुकानदार, प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर अकेला दुकानदार, या पार्टनरशिप। इस टाइप का एक बिजनेस होता है जो प्रॉफिट अर्न करता है। बिजनेस का टाइप है ये। एक टाइप है कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर शॉर्ट में आपको इजी लैंग्वेज में बता दूं, कंपनीज जो होती हैं ये भी बिजनेस करती हैं। टाटा, रिलायंस, ये कंपनी है, इन्हें कॉर्पोरेट सेक्टर भी बोलते हैं। और तीसरा बिजनेस करने का और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का भी बिजनेस है, जैसे एमटीएनएल गवर्नमेंट का बिजनेस कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है। डीटीसी है, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट के भी अपने, बीएसएनएल है, तो ये गवर्नमेंट के भी बिजनेस है। तीनों प्रॉफिट कमाते हैं, प्रॉफिट। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं प्रॉफिट कितने टाइप के बिजनेस कमाते हैं। अब जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप जो प्रॉफिट अर्न करते हैं ना, उसको नाम देते हैं हम मिक्स्ड इनकम का। मिक्स्ड इनकम क्यों कहते हैं इसको मैं डिटेल में बाद में बात करेंगे, जब थियोरेटिकल में बताऊंगा। तो अभी मैं न्यूमेरिकल बेस्ड करा रहा हूं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का जो भी प्रॉफिट अर्न करते हैं उसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। कॉर्पोरेट सेक्टर में जो भी प्रॉफिट अर्न किया जाता है उस प्रॉफिट के तीन हिस्से हो जाते हैं। कंपनी, रिलायंस, टाटा, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, इनके पीछे लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड वर्ड आता है, कंपनीज होती हैं, ये अपने प्रॉफिट के तीन हिस्से कर देती हैं। पहला, कुछ तो ये डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स, क्योंकि इनके शेयर होल्डर्स होते हैं, तो कुछ प्रॉफिट का हिस्सा ये डिविडेंड की फॉर्म में अपने शेयर होल्डर्स को बांट देते हैं। कुछ ये प्रॉफिट का हिस्सा प्रॉफिट टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स भी बोलते हैं, उसकी फॉर्म में गवर्नमेंट को टैक्स दे देते हैं। ये अपने प्रॉफिट के तीन हिस्से करते हैं। कुछ डिविडेंड की फॉर्म में अपने शेयर होल्डर्स को बांटते हैं, कुछ प्रॉफिट टैक्स दे देते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स दे देते हैं, और कुछ ये प्रॉफिट का हिस्सा अनडिस्ट्रीब्यूटेड, किसी को नहीं देते, अपने पास रख लेते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, रिटेन्ड प्रॉफिट भी बोल देते हैं इसे, रिटेन्ड प्रॉफिट अपने पास रख लेते हैं। सेविंग भी बोल देते हैं इन्हें। सेविंग किसकी? सेविंग कॉर्पोरेट सेक्टर की, सेविंग ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। तो कॉर्पोरेट सेक्टर अपने प्रॉफिट के तीन हिस्से कर देता है। कुछ डिविडेंड की फॉर्म में दे देता है, कुछ प्रॉफिट टैक्स के फॉर्म में टैक्स चुका देते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, और कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अपने पास रख लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं या सेव कर लेते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट अपने प्रॉफिट को बोलती है सरप्लस, क्योंकि गवर्नमेंट एक्चुअली प्रॉफिट कमाती तो है लेकिन उसे प्रॉफिट बोलते नहीं है, उसे सरप्लस बोलते हैं, क्योंकि उसने तो वो लोगों के पब्लिक वेलफेयर में लगाना है, इसलिए वो प्रॉफिट ना बोल के उसे सरप्लस बोलते हैं। तो अब आप देखो कि एनडीपीएफसी के मैंने क्या बताया था, चार फैक्टर होते हैं, रेंट, सीओई, प्रॉफिट और इंटरेस्ट।
तो अगर मैं इनको और डिटेल में देखूं एनडीपीएफसी के फैक्टर को, तो अभी मैंने क्या बताया, रेंट, सीओई, प्रॉफिट और इंटरेस्ट, तो एनडीपीएफसी, इन चारों को ऐड करते तो एनडीपीएफसी आता। अब थोड़ा सा और डिटेल में चले, प्रॉफिट कमाने वाले कितने टाइप के बिजनेस थे? एक तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप होता है, एक कंपनीज का बिजनेस होता है, एक गवर्नमेंट का बिजनेस होता है। तीनों प्रॉफिट कमाते हैं। इनके प्रॉफिट को क्या कहा जाता है? मिक्स्ड इनकम। इनके प्रॉफिट के 3 हिस्से हो गए। इनके प्रॉफिट को कहा जाता है सरप्लस। तो अब अगर मुझे कहा जाए एनडीपीएफसी किस किस का टोटल है, तो मैं कहूंगा जी रेंट, सीओई, प्रॉफिट और इंटरेस्ट का टोटल है। मैं ये भी तो कह सकता हूं कि एनडीपीएफसी इन 4 का टोटल नहीं है जी। एनडीपीएफसी 1, 2, 3 प्रॉफिट नहीं ले रहा मैं, ये जो है ना ये ले रहा हूं। तो ये क्यों ले रहा हूं? क्योंकि देखो ध्यान से, ये भी तो प्रॉफिट ही है। ये प्रॉफिट के हिस्से ही तो है, ये प्रॉफिट के ही तो टुकड़े हैं, फैक्टर्स है ना प्रॉफिट के। तो देखो, ये प्रॉफिट 3 टाइप की फर्म थी, और इनको इन ये जो कमाते हैं, ये जो प्रॉफिट कमाते हैं उसे मिक्स इनकम कहते हैं। यानी कि प्रॉफिट ही है ना, ये भी कंपनी के प्रॉफिट के 3 हिस्से हो गए, यानी कि ये भी प्रॉफिट ही है ना। गवर्नमेंट का प्रॉफिट सरप्लस कहलाता है, यानी कि ये भी प्रॉफिट ही है ना। तो ये प्रॉफिट ना लेकर हमने इस प्रॉफिट के यहाँ पे टुकड़े कर दिए। तो ये यानी कि अगर आप इन सबको प्लस कर लोगे तो वो प्रॉफिट ही है। ठीक है, तो आप यूं भी कह सकते हो कि एनडीपीएफसी 1, 2, 3, 4 इन चारों को ऐड करते हैं तो भी एनडीपीएफसी आता है। या यूं कह लो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन 8 को ऐड कर लो। ये 8 फैक्टर्स जो हैं इनको ऐड करने से भी एनडीपीएफसी आ जाता है। ठीक है, तो एनडीपीएफसी के 8 फैक्टर्स हो गए, 1, 2, 3, रेंट, सीओई, इंटरेस्ट, मिक्स इनकम 4, डिविडेंड 5, प्रॉफिट टैक्स 6, अनडिस्ट्रीब्यूटेड 7, सरप्लस 8। तो ये 8 फैक्टर हैं एनडीपीएफसी के। ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल करते समय काम आएगा। ठीक है, एक और फॉर्मेट देखो एंड इसी का इनकम मेथड में। अगर मैं इन 5 को ऐड कर दूं इनकम मेथड से, जीडीपीएमपी आ जाएगा। अब आप कहोगे 5 तो हमने पहले भी किए हुए, वो एक्सपेंडिचर मेथड के थे। इनकम मेथड के भी 5 अलग हैं, वो देखो क्या क्या है। सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सीओई जिसे हम बोलते हैं, वेज एंड सैलरी जैसे आप बोलते हो। दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, इसे ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं। उसके बाद है मिक्स्ड इनकम, फिर है एनआईटी और डेप्रिसिएशन। इन 5 को अगर मैं ऐड कर लूं तो मुझे इनकम मेथड से जीडीपीएमपी मिल जाता है, इन 5 को ऐड करने से। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सीओई, ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इनको ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं। ठीक है, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, एनआईटी, डेप्रिसिएशन। इन 5 को ऐड करने से क्या आता है? जीडीपीएमपी। ठीक है, तो इनकम मेथड में मैंने आपको 2 फॉर्मेट दे दिया। कौन कौन से? 2 रास्ते। इनकम मेथड में हमारे पास कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना हुआ तो हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो जीडीपीएमपी के वो 5 फैक्टर्स, या मैंने बताया था एनडीपीएफसी के वो 8 फैक्टर, याद है? तो जीडीपीएमपी के 5, एनडीपीएफसी के 8 ही आपको ध्यान रखने हैं। तो अब इनकम मेथड हम शुरू करेंगे। तो इनकम मेथड में आपसे अब कुछ भी पूछें, जैसे कि मैंने एक्सपेंडिचर मेथड में बताया था, आपसे कुछ भी पूछें, हमें सिर्फ एक ही चीज निकालनी आती है। वो क्या? एक्सपेंडिचर मेथड से मैंने आपको क्या चीज सिखाई थी? जीडीपीएमपी सिखाई थी, वो 5, याद है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, है ना? ये 5 चीजें बताई थी। तो एक्सपेंडिचर मेथड से मैंने कहा था कुछ भी पूछें आप जीडीपीएमपी ही निकालना और उसके बाद उसे कन्वर्ट कर लेना। दूसरा वैल्यू एडेड मेथड, इसमें मैंने कहा था आपसे कुछ भी पूछें आप क्या निकालना? सिर्फ और सिर्फ जीवीएमपी निकालना।
और कुछ नहीं निकालना, उसके वजह से कन्वर्ट कर लेना। अब इनकम मेथड में मैं आपसे कह रहा हूं कि आपसे कुछ भी पूछे, या तो जीडीपीएमपी निकालना या फिर एनडीपीएफसी निकालना। कैसे निकालना? 5 इसको भी मैंने आपको अलग दे रखे हैं, पांचों को ऐड करके तो जीडीपीएमपी आ जाएगा। इसके मैंने आपको 8 दे रखे हैं, इन 8 को ऐड करोगे तो एनडीपीएफसी आ जाएगा। तो एक्सपेंडिचर मेथड में मैंने कहा था सिर्फ जीडीपीएमपी निकालना है और कुछ नहीं आता हमें। वैल्यूड मेथड में मैंने कहा था हमें सिर्फ जीवीएमपी आता और कुछ नहीं आता। इनकम मेथड में मैं आपको बता रहा हूं हमें सिर्फ 2 चीजें निकालनी आती है। इनकम मेथड में हमें सिर्फ 2 चीजें निकालनी आती हैं, या तो जीडीपीएमपी आता है 5 को ऐड करके, या एनडीपीएफसी आता है 8 को ऐड करके। अब आप कहोगे कि ये कैसे पता चलेगा कि पहले अब हम इनकम मेथड में जीडीपीएमपी निकाले कि एनडीपीएफसी? एक ही रास्ता होता तो ठीक था। 2 रास्ते हैं हमारे पास इनकम मेथड में। हाँ, 2 रास्ते हैं। क्वेश्चन को मैं अभी बताऊंगा, उसकी पहचान करके पता लगेगा कि या तो क्वेश्चन में हम जीडीपीएमपी निकालेंगे या एनडीपीएफसी निकालेंगे। मतलब ये नहीं कि जीडीपीएमपी निकाल के बस क्वेश्चन क्लोज हो जाएगा, नहीं। क्वेश्चन में मान लिया आपसे पूछा जी एनएनपी एमपी निकालो, तो एनपी एमपी हमें निकालना नहीं आएगा इनकम मेथड से। क्या आता है हमें इनकम मेथड से निकालना? बस 2 चीजें आती हैं, या तो हमें जीडीपीएमपी निकालना आता है या एनडीपीएफसी आता है। इनमें से कुछ भी आपने निकाल लिया, क्या आप कन्वर्ट नहीं कर सकते? जीडीपीएमपी को क्या एनएनपीएमपी में कन्वर्ट नहीं कर सकती है? एनडीपीएफसी निकाल लिया तो क्या इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो कुछ भी निकलवाएं, हमें नहीं आता, हमें इनकम मेथड से इन 2 के अलावा और कुछ नहीं आता। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि पहचान कैसे होगी कि इनकम मेथड से जीडीपीएमपी निकालें या एनडीपीएफसी। पहचान कैसे होगी, देखो क्वेश्चन में। तो इनकम मेथड के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बता दूं जो यूज होंगी, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बार बार आ रहा है, सीओई। क्या होता है ये, इसको एक बार डिटेल में समझ लो। वैसे मैंने आपको क्या बताया था, 4 फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को क्या मिलता है? रेंट। लेबर को मिलती है वेजेस एंड सैलरीज। तो वो जो वेजेस एंड सैलरीज है ना, उसको एक्चुअली हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बोलते हैं, वेजेस एंड सैलरीज ना बोलकर। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज उसके लिए प्रॉपर टर्म है। लेबर को क्या मिलता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अभी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब है वेजेस एंड सैलरीज, यानी कि जो भी एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से मिलता है उसे कहते हैं कंपनसेशन। मान लिया मैं कहीं जॉब करता हूं, तो मुझे मेरा एम्प्लॉयर जो भी देता है, एम्प्लॉयर से मुझे जो भी मिलता है, मैं जहां जॉब करता हूं तो मेरा एम्प्लॉयर, मेरा जो बॉस है, वो मुझे जो भी कुछ देता है उससे कहते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो तुम कहोगे सीधा सीधा वो वेज एंड सैलरीज ही तो देता है कैश में। हाँ, वो देता है, लेकिन इसके अलावा भी कभी कभी वो कुछ देता है। वो कभी कभी इन काइंड का मतलब वस्तुओं के रूप में भी मुझे कुछ दे देता है। हो सकता है मुझे वो फ्री हाउस दे रहा है रहने के लिए, ठीक है, कि घर दे दिया रह ले। हो सकता है वो मुझे फ्री कार यूज करने के लिए दे रहा है ना। हो सकता है मुझे वो फ्री मोबाइल दे रहा है। तो ये तो कैश में नहीं दे रहा ना, तो इसे भी हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में ऐड करते हैं अगर वो दे रहा है तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में वेज एंड सैलरीज, कैश वाली चीज तो आती ही आती है। अगर वो इन काइंड कुछ सर्विसेज के रूप में हमें दे रहा है, तो वो भी वस्तुओं के रूप में दे रहा है, तो वो भी हमें सीओई में ऐड करना है। अगर ये सब चीजें नहीं है तो ठीक है, वेज एंड सैलरी ही सीओई है। एक चीज और, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये क्या चीज है? एम्प्लॉयर, मैंने आपको बताया, वेज एंड सैलरीज कैश की फॉर्म में मुझे वो देता है, चीजों के रूप में भी वो मुझे देता है। कई बार एम्प्लॉयर क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जैसे कि प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है। किसके लिए कर रहा है मालूम है? वो अपने एम्प्लॉय के लिए करता है। एम्प्लॉयर एक अकाउंट बनाता है, प्रोविडेंट फंड जैसे बोलते हैं, और उसके अंदर अपनी जेब से सैलरी तो वो दे ही रहा है,
मान लिया मैं कहीं जॉब करता हूं, तो मुझे मेरा बॉस सैलरी तो दे ही रहा है, उसने मुझे फ्री में रहने के लिए घर दे रखा है, और साथ ही साथ वो मान लिया 1,000 रुपए पर मंथ एक अकाउंट में जमा कराता है। किस लिए कराता है? कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो उस अकाउंट में जितना भी पैसा होगा वो मुझे दे देगा। ठीक है, तो इसे इसका मतलब एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉयर ने मेरे लिए कंट्रीब्यूट किया उस अकाउंट में डालता जा रहा है वो, तो वो भी तो एक तरह का कंपनसेशन ही है मुझे जो मिल रहा है मेरे बॉस से। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में इन तीनों को प्लस कर लेना अगर है क्वेश्चन में, तो नहीं है तो फिर वेज एंड सैलरी ही कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है। ठीक है, एक चीज और बता दूं, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ना आपको यहां पर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की जगह लिख देंगे एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन तो बॉस से नहीं मिलता ना, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन का मतलब एम्प्लॉय खुद अपनी जेब से डाल रहा है कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मेरा पैसा इकट्ठा हो चुका होगा, तो खुद एम्प्लॉय डाल रहा है, तो वो तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं है ना जो बॉस से। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज वो होता है जो बॉस से मिल रहा है, ना कि एम्प्लॉय अपनी जेब से कहीं जमा कर रहा है, वो नहीं। ठीक है, तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन लेना है हमें। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब एक्चुअली ये होता है, ये तीनों चीजें ऐड करके सीओई बनता है। ये ना हो तो अकेला वेज एंड सैलरी ही सीओई है फिर। ठीक है, और इसमें एक टर्म और आएगी, अभी मैंने बताया सरप्लस। सरप्लस मैंने बताया ना एनडीबीएफसी के 8 फैक्टर होते हैं, एनडीबीएफसी के 8 फैक्टर मैंने बताया था, उसमें एक गवर्नमेंट जो इनकम कमाती है उसे हम सरप्लस बोलते हैं, अभी बताया था। तो ये सरप्लस वो बात कर रहा हूं मैं। तो ये जो सरप्लस है किसकी इनकम है? गवर्नमेंट की इनकम है, जो गवर्नमेंट अर्न करती है, गवर्नमेंट अर्निंग जो गवर्नमेंट अर्न करती है उसे हम सरप्लस बोलते हैं। अब क्वेश्चन में सीधा सीधा सरप्लस लिखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर थोड़ा सा घुमा के देंगे तो वो कैसे घुमा सकते हैं सरप्लस को, या तो ये लिख देंगे कि डिपार्टमेंटल इनकम ऑफ फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप और सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंट। ये जो गवर्नमेंट की इनकम होती है ना, ये गवर्नमेंट की इनकम को दो टाइप से बोलते हैं। डिपार्टमेंटल इनकम, एक गवर्नमेंट की डिपार्टमेंटल इनकम होती है और एक गवर्नमेंट की नॉन डिपार्टमेंटल इनकम होती है। आप इसको ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो डिपार्टमेंटल इनकम कौन सी होती है? जिसमें गवर्नमेंट ने अपनी प्रॉपर्टी लगा रखी है, खुद बिजनेस करती है, लाइक जैसे रेलवे है, रेलवे डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंटल इनकम बोलते हैं रेलवे की इनकम को। क्यों? क्योंकि रेलवे की अपनी प्रॉपर्टी है ना, ट्रेन है उसके पास, स्टेशन बना रखे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप वो एक बिजनेस भी है, एंटरप्रेन्योर भी है रेलवे, तो रेलवे वाली इनकम जैसे इधर आ गई। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंटल इनकम हो गई जिसका डिपार्टमेंट फिक्स है, रेलवे डिपार्टमेंट, रेल डिपार्टमेंट। एक गवर्नमेंट की और भी इनकम होती है जो नॉन डिपार्टमेंटल इनकम होती है, जैसे कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो भी गवर्नमेंट, वहां भी फीस आ रही है, गवर्नमेंट फीस ले रही है, लेकिन वो कोई डिपार्टमेंट नहीं है, उसके लिए कोई मिनिस्ट्री नहीं है। जैसे रेलवे मिनिस्ट्री है, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी मिनिस्ट्री सुना है आपने? नहीं है। तो डिपार्टमेंटल इनकम वो होती है जिसके लिए एक डिपार्टमेंट फिक्स्ड है, जिसके लिए एक मिनिस्टर फिक्स्ड है। ठीक है, उसे कहते हैं डिपार्टमेंटल इनकम। तो कुछ ऐसी इनकम होती है जिसके लिए कोई डिपार्टमेंट नहीं है, ये पार्लियामेंट में अलग से एक ऑटोनोमस बॉडी बनाकर वही इसे चलाती है, इसके लिए कोई डिपार्टमेंट नहीं होता है, लेकिन है ये भी गवर्नमेंट का ही। ठीक है, तो आपको ज्यादा डिटेल में नहीं समझना है इसको, सिंपल आपको ये समझना है कि डिपार्टमेंटल इनकम, गवर्नमेंट की इनकम दो टाइप की होती है, एक डिपार्टमेंटल इनकम, एक नॉन डिपार्टमेंटल इनकम। बस इनकम ना कहकर उसे सेविंग कह देना। ठीक है, तो इनकम मेथड से ये दो क्वेश्चन आपके सामने, दो एग्जांपल है। इसमें भी एनएनपीएफ निकालना है इनकम मेथड से, इसमें भी एनएनपीएफ निकालना है इनकम मेथड से। एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है। ये मैंने दोनों इसलिए लिखे हैं ताकि आप डिफरेंशिएट कर सको। क्या डिफरेंशिएट कर सको? अभी आपको याद हो तो मैंने इनकम मेथड में क्या बताया कि हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हमें इनकम मेथड से
जीडीपीएमपी निकालना आता है, वो 5 को ऐड करके 1 2 3 4 5 मैंने बताए थे अभी, या हमें इनकम मेथड से एनडीपीएफसी निकालना आता है 8 फैक्टर 1 से लेकर और 8 तक। अब उसके बाद जो भी जैसे एनएनपीएफसी निकालना है वो बात की बात है, हमें आती ही दो चीजें हैं, या तो जीडीपीएमपी आता है या एनडीपीएफसी आता है। जैसे कि एक्सपेंडिचर मेथड में हमें सिर्फ एक ही चीज आती है, जीडीपीएमपी 5 फैक्टर। जैसे कि प्रोडक्शन मेथड में, वैल्यू एडेड मेथड में हमें एक ही चीज निकालनी आती है, वो क्या, जीवीएएमपी, इसके अलावा कुछ नहीं आता, बाकी काम हम कन्वर्ट करके कर लेते हैं। ऐसे ही इनकम मेथड से हमें दो ही चीजें आती हैं, या तो जीडीपीएमपी, या तो मैं जीडीपीएमपी निकालूंगा या मैं एनडीपीएफसी निकालूंगा। जीडीपीएमपी के 5 फैक्टर मुझे पता है, एनडीपीएफसी के 8 फैक्टर होते हैं मुझे पता है, तो इन दोनों में से ही हम एक चीज निकालेंगे। ठीक है, तो पहले जीडीपीएमपी निकाल लूंगा या एनडीपीएफसी, उसके बाद मुझे कन्वर्ट करना आता है एनपीएफसी में। ये निकल आया, इससे भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूं, ये निकल आया, इससे भी कन्वर्ट कर सकता हूं। ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी या तो ये निकालूंगा, इससे कन्वर्ट कर लूंगा, या फिर पहले इस क्वेश्चन में ये निकालूंगा, इससे कन्वर्ट कर लूंगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जीडीपीएमपी निकालें इन क्वेश्चंस में या एनडीपीएफसी निकालें। ठीक है, हमें 5 चीजें पता है, जीडीपीएमपी की 5 चीजें क्या है, हमें एनडीपीएफसी की 8 चीजें भी पता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि मैं इस रास्ते से जाऊं, जीडीपीएमपी पहले निकालूं फिर अपना कन्वर्ट कर लूं, या एनडीपीएफसी पहले निकालूं और फिर कन्वर्ट कर लूं। ये रास्ता ध्यान रखना, बहुत ध्यान से समझना, ये किसी बुक में नहीं लिखा है, ये एक समझने की बात है और ध्यान से समझना। अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट गिवन है, ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट गिवन है तो आपके पास जो रास्ता होगा वो जीडीपीएमपी वाला रास्ता होगा। आपको पहले 5 चीजें निकालनी है, फिर उसके बाद जो कहे वो निकाल लेना। अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं गिवन है तो आपके पास रास्ता होगा एनडीपीएफसी वाला। पहले आप 8 को ऐड करके एनडीपीएफसी निकालोगे और फिर जो भी ये मांग रहे हैं उसमें कन्वर्ट करोगे। यानी कि अभी मैं यही कह रहा था ना कि कौन से रास्ते से चाहें, कि जीडीपीएमपी के 5 फैक्टर निकालें, एनडीपीएफसी के 8 फैक्टर पहले निकालें, पहले क्या निकालें। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना, कुछ भी मत देखना, सिर्फ इस प्रॉफिट वर्ड को ढूंढना। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट वर्ड है तो समझ लो आपको जीडीपीएमपी के 5 फैक्टर पहले निकालने हैं, जीडीपीएमपी आ गया, कन्वर्ट कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट नाम की चीज नहीं है तो ध्यान रखना, आपको एनडीपीएफसी निकालना है और उसके बाद कन्वर्ट कर लेना जो भी ये चाह रहे हैं। ठीक है, अब इन क्वेश्चन पे जरा देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट है, ये रहा, प्रॉफिट मिल गया, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में मैं क्या निकालूंगा, पहले प्रॉफिट है तो इसमें जीडीपीएमपी के 5 फैक्टर ही निकालूंगा और कुछ नहीं। इस क्वेश्चन में देखो जरा, प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं है, तो मैं यहां पर एनडीपीएफसी के 8 फैक्टर निकालूंगा। समझ में आ गया? चलो पहले ये करते हैं, इसमें प्रॉफिट है क्योंकि प्रॉफिट को ही देखना और किसी को नहीं। प्रॉफिट मिल गया, अब अपना क्वेश्चन हमने प्लानिंग कर ली कि जी इसमें तो जीडीपीएमपी ही निकालना है और जीडीपीएमपी के 5 फैक्टर हम जानते हैं क्या क्या। पहला है सीओई, दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस, तीसरा है मिक्स इनकम, फिर एनआईटी और फिर डेप्रिसिएशन, है ना। सीओई क्या है? सीओई अभी मैंने आपको बता भी चुका हूं थोड़ी देर पहले कि सीओई क्या होता है। तो इसमें सीओई देखो, वेजेस एंड सैलरीज है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, ये भी सीओई का पार्ट होता है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन अभी मैंने बताया था ना, ये भी सीओई का पार्ट है। और बस, तो ये सीओई के अभी मैंने बताया था ना, सीओई के 3 पार्ट होते हैं, तो उसमें से 2 है। प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस मैंने बताया था 3 होते हैं, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। रेंट एंड रॉयल्टी ढूंढो, ये रहा रेंट, रेंट मिल गया आपको 2, रॉयल्टी ढूंढो, ये रही रॉयल्टी 9, इंटरेस्ट ढूंढो, इंटरेस्ट, ये रहा इंटरेस्ट 8। ध्यान रखना, हमें 5 चीजें चाहिए, यहां पर तो 13 चीजें दे रखी हैं। आप सबको देखोगे तो सब अच्छा लगेगा कि ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, तो इसका मतलब क्वेश्चन में इसको मत देखो। क्वेश्चन कहां से करो, हमने जीडीपीएमपी लिखा और 5 फैक्टर लिख दिए, अब पहले जो लिखा है बस इसको फोकस करो और इसी को ढूंढो, बाकी सब
मत देखो। तो सीओई को जब मैंने ढूंढा तो मैंने सीओई में मुझे लगा ये दो चीजें सीओई में आएगी, वो लिख लिया। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस मुझे पता है रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट होता है। तो जब मैं ऑपरेटिंग सरप्लस ढूंढ रहा हूं तो सिर्फ उन्हीं पे फोकस कि मुझे रेंट एंड रॉयल्टी, प्रॉफिट और इंटरेस्ट चाहिए, वो मिल गया, रख दिया। उसके बाद मिक्स इनकम है तो सिर्फ मुझे मिक्स इनकम पे फोकस कर रहा है, मिक्स इनकम का है ये 11। एनआईटी, उसके बाद मुझे एनआईटी ढूंढना है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी माइनस होता है ना एनआईटी, तो 3 माइनस 2। और डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन ही ढूंढना है 4, तो ये 12 आ गया, ये 19 आ गया, 11, 3 माइनस 2 1 और 4, और ये इक्वल्स टू 47 आ गया। जीडीपीएमपी आने के बाद आंसर नहीं आएंगे। आपको क्या चाहिए, आपको तो एनएनपीएफसी चाहिए था, अब आप एनएनपीएफसी जीडीपीएमपी की हेल्प से निकाल सकते हो। ठीक है ना, कैसे, जी से एन चाहिए माइनस डेप्रिसिएशन, डी है एन चाहिए प्लस एनएफआईए, एमपी है एफसी चाहिए तो माइनस एनआईटी, इससे करके फिगर्स आके आप निकाल सकते हो। अब इस क्वेश्चन में देखो, अब क्योंकि यहां पर प्रॉफिट नहीं था तो मुझे यहां पर एनडीपीएफसी के रास्ते से जाना है। पहले एनडीपीएफसी के 8 फैक्टर फॉर्मूला सबसे पहले जरूर लिखो, जीडीपीएमपी है इसके 5 फैक्टर पहले लिखो, फिर ढूंढो फिगर्स, इसमें 8 फैक्टर चाहे कोई हो चाहे ना हो, हम 8 फैक्टर लिख लेंगे, उसके बाद ढूंढेंगे। तो 8 फैक्टर क्या है, रेंट, इंटरेस्ट, सीओई, प्रॉफिट नहीं लेना क्योंकि प्रॉफिट के टुकड़े लेने हैं। प्रॉफिट के टुकड़े क्या है, मिक्स इनकम और डिविडेंड, और उसके बाद प्रॉफिट टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स, प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और प्लस सरप्लस जो गवर्नमेंट की इनकम होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर लिख लिए। अब यहां पे मत देखो, इसको देखो, जो यहां लिखा है वो ढूंढो, है तो ठीक है वरना 0। रेंट 100 है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट यहां पर इंटरेस्ट 10। सीओई मैंने बताया था, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है 20। अब कंपनसेशन ले लिया तो वेजेस सैलरी नहीं लेंगे ना, ये मैं बता चुका हूं 20। मिक्स इनकम है 70। डिविडेंड है क्वेश्चन में 40। प्रॉफिट टैक्स है, प्रॉफिट टैक्स नहीं है 0। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं है 0। सरप्लस है, सरप्लस मतलब गवर्नमेंट की इनकम है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। गवर्नमेंट की इनकम 2 पार्ट में हो सकती है, नॉन डिपार्टमेंटल और डिपार्टमेंटल। 90 प्लस 80 ये दोनों गवर्नमेंट इनकम है। ये टोटल हो गया हमारा 100, 130, 200, 240, 240, 340 और 410। ये 410 आ गया, आंसर नहीं आएंगे। एनडीपीएफसी आया, हमें एनएनपीएफसी निकालना है। एनएनपीएफसी, एनडीपीएफसी हमारे पास आ चुका है, एन से एन, डी से डी है, एन चाहिए प्लस एनएफआई हम जानते हैं, एफसी है, एफसी कुछ नहीं करना, तो 410 प्लस एनएफआई क्वेश्चन में है नहीं है 5, तो ये आ गया 415 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म प्रॉफिट को देखकर जज करोगे कि आपको किस रास्ते से जाना है, जीडीपीएमपी के रास्ते से जाना है या एनडीपीएफसी।